जी वेलकम बैक इन हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जी ब्रेन इंजरी पे, और अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल आई थी, हम उससे डॉक्टर साहब से पूछते। डॉक्टर साहब वो शायद आप कुछ बता रहे थे, उनकी जो हिस्ट्री थी ना, उससे लगता है कि उनको डिप्रेसिव फीचर्स हैं। डिप्रेसिव फीचर्स की वजह से उनका सेरोटोनिन की कमी हो गई, तो डॉक्टर साहब ने उनको एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करी। तो बेहतर ये दूसरी जो उन्होंने एक और इनको दे दी है लेक्सोटिनल, मेरा ख्याल है लेक्सोटिनल नहीं लेनी चाहिए। हम 5 से 10 दिन 15 दिन तो देते हैं ताकि एंटी डिप्रेसेंट का इफेक्ट होना चाहिए, ट्रेड नेम नहीं लेना चाहिए हमें। लेकिन ये सारी जो नशा आवर चीज़ें हैं ये नुकसानदेह हैं। 5, 10, 15 दिन के लिए तो ठीक है, 5-6 साल से ले रही है, लेकिन वो फिर मेरा ख्याल है हम जिम्मेदार हैं, हम लोग मुजरिम हैं। अगर हम ये इस किस्म की नशा आवर सुकून आवर चीज़ें लिखें तो फिर डॉक्टर नहीं है हम डॉक्टर साहब, हम अताई हैं। हमें किसी डॉक्टर को ये नहीं लिखनी चाहिए। अगर 10-15 दिन ठीक है, जब तक एंटी डिप्रेसेंट का इफेक्ट आ रहा है। अगर उससे ज़्यादा आपने लिखी, इसका मतलब है आप कंपनी की मशहूरी चाहते हैं, आपको अपनी मशहूरी ज़्यादा दरकार है, मरीज़ के साथ आप प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। तो उनको एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। प्रॉब्लम मैम ने जैसे भी कहा कि शी नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट, शी विल बी फाइन, यू डोंट नीड ऑल दीस मेडिसिन्स देन, है ना। खुद ही आपके अंदर से खुद ही वो केमिकल बनना शुरू कर देगा वंस यू स्टार्ट फीलिंग गुड, है जी। कोई लेक्सोटिनल नहीं चाहिए फिर, ठीक है जी। आज हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी जवार हुसैन सरगोदा से। जवार साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैर खैरियत है जी। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है जी। कल आपका प्रोग्राम तो न देख सके हम और ना कॉल कर सके। ना देखा नहीं तो कॉल कैसे करेंगे? बस वही ना, कल मसरूफियत थी ना बस। ओके चले जी, डजंट बहुत अफसोस हुआ। कल आपका सुना प्रोग्राम बहुत अच्छा था। अल्लाह, चले जी, डजंट मैटर। फिर हम तो ऐसे करते रहते हैं, फिर से कर लेंगे जी, ठीक है। तो वो चले, क्यों अभी तो हमारे पास बिजली नहीं है, तो स्टार वाले जिन्होंने आना था वो चले गए आज। वो तो कब के चले गए, वो तो 10 बजे उनका सेगमेंट खत्म हो गया जवार साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर अगले पीर होगा। अभी हाँ अभी जी, कौन बैठे हैं? अभी तो जी हमारे पास ब्रेन इंजरी पे, दिमाग की चोट पे बात कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब बैठे हैं कोई? हाँ जी, डॉक्टर साहिबान बैठे हैं। अच्छा जी, कुछ तो इनसे बात कर लूं जी? कर लीजिए, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ठीक ठाक है सर, खैर खैरियत है सर। जी जी, जवाब साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं एक छोटा सा मसला था। मैं अच्छा चलो जी, उनकी आवाज़, चल खैर, एनीवे दोबारा कॉल कर लीजिए। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं जी ब्रेन इंजरी पे। अच्छा उन मैम का तो इशू सॉर्ट आउट हो गया। मैम ब्रेन इंजरी के बाद क्या, जब इस तरह के सर ने सिम्टम्स बताया, अगर इमीडिएटली उनको ना चेक किया जाए तो फिर वो आपके पास किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ मौजूद होता है? इमीडिएटली तो आई थिंक न्यूरोफिजिशियन या डिपेंडिंग अपॉन के सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी क्या है। अगर ये माइनर सिम्टम्स हैं तो न्यूरो, और अगर कोई सर्जिकल इशू है तो न्यूरो सर्जन। तो ऑफ कोर्स एक्यूट मैनेजमेंट में तो आपको इन दोनों को लूप में लेना ही होगा। और वंस पेशेंट मैनेज हो जाता है और वो न्यूरोलॉजिकली स्टेबल है, तो फिर देन हमारी टर्न आती है कि उस न्यूरोलॉजिकली स्टेबल होने के बाद अब उसकी क्या डिफिशेंसीज़ हैं, आया फिज़िकल डेफिसिट्स हैं। काफ़ी दफ़ा वो आधा हिस्सा या हाथ या पाँव की किसी जिस एरिया में भी ब्रेन की इंजरी हुई है उसकी डिसेबिलिटी के साथ मैनिफेस्ट होता है। हो सकता है कि वो एक हिस्सा उसके जिस्म का पैरालाइज हो, कोई एक टांग पैरालाइज हो, कोई हाथ हो। जैसे मैंने कहा, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हैं, कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं, या तो वो फिर सारा रिहैब के प्लान में आ जाता है। तो हमने अब पूरा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का अपने इंस्टीट्यूट में एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है कि आया अगर फिज़िकल डेफिसिट्स हैं तो वो सिर्फ फिज़िकल डेफिसिट्स की रिहैब होगी। अगर काफ़ी जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ के होते हैं उनको स्पीच के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लैंग्वेज को भी होते हैं, क्योंकि ब्रेन इंजरी इज़ लाइक स्ट्रोक। जिस तरह फालिज की तो वजह होती है मेडिकल रीज़न की, लेकिन ब्रेन इंजरी आपकी जो होती है वो किसी भी एरिया में हो सकती है फालिज की तरह। तो उसी एरिया में जहाँ वो हुई है उसकी मैनिफेस्टेशन क्या है, आया वो पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करता है, लैंग्वेज या सॉलोइंग के प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करता है,
कॉग्निटिव डेफिसिट्स के साथ प्रेजेंट करता है, मेमोरी डेफिसिट के साथ, बिहेवियरल या स्पीच के साथ, बिहेवियरल या स्लीप के साथ, तो उसी तरह से उसका पूरा रिहैब प्लान बनाया जाता है और फिर वो 6 to 8 वीक्स तक हमारे इंस्टीट्यूट में आता है और अकॉर्डिंगली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम उसे देखती है। ऑलराइट, एक कॉल है जी हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं जी कराची से बात कर रही हूँ, डॉक्टर रईस फातिमा। जी डॉक्टर रईस फातिमा, कैसी हैं? डॉक्टर रईस फातिमा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं डॉक्टर लतीफ से अपने लिए क्वेश्चन करना चाहूँगी। बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर, मुझे ये इंसोमिया की तकलीफ है तकरीबन 4-5 ईयर से। तो शुरू में मैंने लग्जोटिन लेनी शुरू की थी, मुझे काफी फायदा हुआ और नींद आने लगी। लेकिन अब ये है कि मैं वो ले लेती हूँ तो मुझे अभी भी मेरी वही कंडीशन रहती है। मैं रात को अगर 8 बजे भी ले लूँ, 9 बजे भी ले लूँ, तो भाई मुझे रात को 1-2 बजे बहुत मुश्किल से नींद आती है और ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स हो गए। और अगर फिर मैंने उसको छोड़ के भी देखा, अच्छा मैंने जेनेक्स पे भी मैंने स्विच ओवर किया, उससे भी वही 1-2 दिन तो लगता है कि ठीक है, उसके बाद दोबारा वही हो जाता है। और मैं छोड़ के भी देखा तो मैं पूरी रात जागती रहती हूँ। तो अब मैं विदाउट एनी टेंशन, कोई ऐसी रीजन नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई परेशानी हो तो उस दिन तक मुझे ये डबल डोज करनी पड़ती है, फिर उसके बाद ये कि मुझे थोड़ी सी नींद बड़ी मुश्किल से आती है। तो अब मुझे ये 4-5 ईयर्स हो गए, मैं इसको छोड़ना भी जा रही हूँ। मेरे पता नहीं मुझे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, डिपेंडेंस कितनी है, लिवर पे क्या इफेक्ट है, लेकिन अब मैं करूँ क्या? क्योंकि अगर मैं ये छोड़ दूँ तो मैं पूरी रात सिर्फ बैठी रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। तो बस मुझे ये प्रॉब्लम आपके सामने थी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अब ये वही बात है डॉक्टर साहब कह रहे थे, नशा आवर चीज। जी देखो, बहन ने बड़ी अच्छा बात की, जो अक्सर हमारे लोगों इसका शिकार है। इंसोम्निया एज सच एक डिजीज़ है। पहले तो इनको वजह तलाश करनी चाहिए कि क्यों इनको नींद नहीं आती। क्या ये डिप्रेस हैं? क्या कोई और वजह है कि जिसकी वजह से इसको नींद, क्या इनके घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब है, एक बात, या स्लीपिंग एनवायरनमेंट, वही मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये वजह नहीं है तो इनको एक कंपोजिट मल्टी डिसिप्लिनरी अटैक करना चाहिए अपनी इस डिजीज़ पर। एक मरहले पर अपने डिप्रेसिव फीचर हैं उसको ट्रीट करना चाहिए, दूसरे मरहले पर अल्टरनेट ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, तीसरे मरहले पर अपनी हैबिट्स चेंज करनी चाहिए, चौथे मरहले पर इनका जो स्लीप एनवायरनमेंट है उसको चेंज करना चाहिए, पाँचवें मरहले पर इनको एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। मुख्तलिफ तरीके से ये अटैक करें और पहले डायग्नोसिस बनाएं कि कहीं खुदा न खास्ता कोई और वजह तो नहीं है कि आपने सिम्टोमेटिक इंसोम्निया है, आपने एक नशोआवर या सुकून आवर चीज़ ले ली। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है, जिस तरह ये फरमा रही हैं कि कोई डिप्रेसिव या कोई ऐसा मसला नहीं है, डाइट में इनका किसी जी हाँ डॉक्टर साहब, इसको इंसोम्निया तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इनको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। खुद जो देसी टोटके हैं उन पर भी अमल करें अपना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मसला है, इसको बाकायदा प्रोफेशनल हेल्प लें, ये एक्सरसाइज करें, ये अपना एनवायरनमेंट स्लीप का बेहतर करें और मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा। एक्सरसाइज इज अ नेचुरल स्टिमुलेंट फॉर एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन्स। सही। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये जो मेडिसिन का बता रही है, नाउ शी इज गेटिंग यूज्ड टू, डेफिनेटली वो यही होता है। अब यही तो बहुत मुश्किल है। फर्क नहीं पड़ता इन दवाइयों से। कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्टरनेट, अगर ये ले रही हैं मसलन 100 पोटेंसी की, तो अल्टरनेट 90 पोटेंसी की लेके इस 100 को छोड़ दें, फिर उस 90 को छोड़ते हुए 70 पे आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इन सब सुकून आवर दवाइयाँ जो हैं वो उनसे जान छुड़वानी चाहिए। अब बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि उनका नेमल बदल हैं, आप उनको ज़्यादा अरसा इस्तेमाल कर सकते हैं और आदत भी नहीं बनती। And they don't even put you to sleep. जी हाँ, वो स्लीप भी लाती हैं, ये ऐसी नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़, वो आपको जड़ ख़त्म करती हैं कि जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। नींद ना आना एक सिम्टम है। मसलन बुखार है, जिस तरह आपने बुखार की पैनाडॉल ले ली, अरे भाई देखें टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या वजह है, किसकी वजह से बुखार हो रहा है। इसी तरह नींद क्यों नहीं आ रही, अगर आपने सेडेटिव ले लिया, वो नींद तो आ गई, आपको वजह समझ नहीं आई। तो पहले इसको प्रोफेशनल हेल्प लेके इन्वेस्टिगेट करवाएं। ज़्यादातर चांसेस में नहीं होती कोई मसला, इडियोपैथिक ही होता है, आम से ही होता है। तो आप अल्टरनेट तरीके से, क्योंकि 5-6 साल से ले रही हैं, तो मेरा ख्याल है इनको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और वो छुड़वा देंगे इनका। सब हो जाएगा जी।